हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज हम चार आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में, सेकेंड आर्टिकल में इंडिया एंड ईरान डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में, देन अलकनंदा एंड लास्ट में हम बात करेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी 2024 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आती है जहां से इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये स्कीम बंद कर दी जाती है। अब इसके पीछे रीजन ये था कि ये आर्टिकल 19 को वायलेट करता है, जो कि आपका राइट टू इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। तो कहा जाता है कि भाई डोनर का नाम अनोनिमिटी है वहां पे, तो इस वजह से आप इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई पर्सन पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कर रहा है और उसके पीछे उस पर्सन को बहुत ज्यादा लेट्स से पॉलिटिकल माइलेज मिल रही है, तो हमें पता नहीं लग पाएगा। तो दैट्स व्हाई ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नहीं है, इस वजह से उस स्कीम को बंद कर दिया गया। तो 2013 में एक स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी जिसे आप यहाँ पे इलेक्टोरल ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। अभी इसी स्कीम को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 90% जो डोनेशन आ रही है वो इसी स्कीम के थ्रू आ रही है। अब इसमें टैक्स रिबेट भी मिलता है अंडर आर्टिकल आपका सेक्शन 80GGB एंड 80GGC के अंडर। अब यहां पे ये कहा जाता है कि भाई आपको अपनी रिपोर्ट डिजिटल फाइल करनी पड़ेगी कि आपको कहां कहां से क्या डोनेशन मिल रही है, ताकि आप इनहेंस कर सके रियल टाइम मॉनिटरिंग को। तो पहली चीज यहां पर आप समझिए कि इसमें होता क्या है। लेट्स से यहां पे एक पर्सन का नाम ले लेते हैं हम, विवेक। अब विवेक कोई XYZ पॉलिटिकल पार्टी इसको डोनेशन करना चाहता है, तो यहां पे विवेक को अपना पैन कार्ड लगाना होगा। अब इसमें दो तीन चीजें, एक तो इंडियन सिटीजन ही इसको कर सकता है, या हिंदू यूनाइटेड फैमिली इसको डोनेट कर सकती है, या कोई इंडियन फर्म या कंपनी इसमें डोनेशन कर सकती है। मतलब फॉरेनर्स के लिए अलाउड नहीं है। तो लेट्स से कोई XYZ पॉलिटिकल पार्टी है, तो मेरा पैन कार्ड यहाँ पे लगेगा और मैं उसको डोनेशन कर सकता हूँ। अगर ये सब कुछ डिटेल ठीक हुई तो उसके बाद 95% जो ये फंड है ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी के पास पहुंच जाएगा, एंड इससे आप ब्लैक मनी को कंट्रोल कर पाओगे, बिकॉज आप चेक कर सकते हो कि भी विवेक के पास इतना पैसा होना चाहिए था या नहीं। अब लेट्स से विवेक के पास पैसा था, सब कुछ था, बट ज्यादातर इसमें एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि आपकी नेशनल पार्टीज को ज्यादा डोनेशन मिलती है एज कंपेयर टू रीजनल पार्टी। अब नेशनल पार्टी में भी जो रूलिंग पार्टी है उसके पास एक कॉम्पिटिटिव एज है, वेयर एज बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लिए थोड़ी डोनेशन कम रह जाती है, मतलब उन्हें डोनेशन कम मिलती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिल रही है। तो कहते हैं कि भैया देखो, वैसे तो इसमें आपकी ट्रांसपेरेंसी है, डिस्क्लोजर पूरी तरह से किया जाता है कि भाई कहाँ किसने कितना पैसा दिया। मोर ओवर यहाँ पे सेक्शन 8 के अंडर इसे रजिस्टर किया गया नॉन प्रॉफिट के तौर पे, ये ट्रस्ट को, एंड कंपनी एक्ट 2013 के अंडर। तो ये एक आप कह सकते हो कि अपने आप में नॉन प्रॉफिट है। बट यहाँ पे फिर भी थोड़ी एक प्रॉब्लम ये आती है कि मेजरली ये नेशनल पार्टी को ज्यादा फेवर करता है एज कंपेयर टू रीजनल पार्टी। तो क्या जाता है कि भैया ये जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है तभी पैसा देगा जब आप फाइनेंशियल ईयर के टाइम पे जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, जो जितना भी रिसीव्ड कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में पूरी डिटेल यहां पर शेयर करेगा। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। अब कहते हैं कि अब ये प्रॉब्लम्स को दूर कैसे करें। तो पहले तो रियल टाइम बेसिस पे आप डाटा को अपडेट करना स्टार्ट कीजिए, डिस्क्लोजर को रियल टाइम बेसिस पे सबको बताइए, ताकि यहां पे पूरी क्लैरिटी रहे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी डोनेशन मिली। अब यहां एक इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन को अप्लाई करने की बात की जाती है कि आप पार्शियली स्टेट फंडेड इलेक्शन कंडक्ट करवाइए। जो ये डोनेशन है इसका कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दीजिए। देन कॉर्पोरेट जो डोनेशन है उसके ऊपर आप कैप लगा दीजिए। पहले 7.5% की हुआ करती थी, आप उसे वापस से री इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को जब ये डोनेशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि इनकी इसके पीछे कोई और मंशा भी हो। ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। 2017 का ये साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो अक्सर इस तरह की जो स्कीम्स हैं, चीजें हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में इसकी इंट्रोडक्शन मुझे लिख के दीजिए, मैं चेक करूंगा। अगर जिसकी अच्छी इंट्रोडक्शन लगी तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर कमेंट जरूर करूँ। आइए अब बात करते हैं इंडिया ईरान डिप्लोमेटिक रिलेशन की। अब इंडिया ईरान डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या है और क्यों है। देखिए, वैसे तो इस फ्रेंडशिप ट्रीटी को लगभग 75 ईयर्स हो चुके, बट ये बात इन 75 ईयर्स की नहीं है। एक्चुअल में अगर आप इंडिया और ईरान की जो दोस्ती देखेंगे तो ये अब की नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हुआ करती थी तो इनके यहाँ पे एक एरिया हुआ करता था सूसा। इस सूसा एरिया में इंडस वैली की सील्स मिली है। ये बताता है कि पर्शियन गल्फ
या मेसोपोटामिया या आप पर्शिया जो कहते हैं, इसके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत पुराने समय से ट्रेड थी। आर्यन कॉमनैलिटी है हमारे बीच में। देखिए, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है ऋग्वेद या अवेस्ता, इनका जो है, कहते इन दोनों में एक टर्म आपको देखने को मिलते हैं सप्त सिंधु, जो कि इंडिया के लिए यूज की गई है, एंड हप्त हिंदू, ये आपकी ईरान के लिए यूज की गई है। और इसमें दोनों में ये बताया गया कि भाई हमारा जो एंसेस्टर्स है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया से आए हैं। इवन अगर आप देखें तो यहां पे जो पर्शियन एम्परर थे डोरिस वन, इन्होंने कुछ पार्ट, जैसे जो आपका गंधार वाला पार्ट था, गंधार वाला पार्ट इन्होंने कैप्चर किया था 6th सेंचुरी में। तो वहां पर ख्रोस्ती स्क्रिप्ट को इन्होंने प्रमोट किया, एंड इवन इनके आर्किटेक्चर के अंदर आपको मॉरियन स्टोन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जहां पे पॉलिश्ड पिलर आपको देखने को मिलते हैं। अब कहा जाता है, देखो फिलहाल के लिए तो 6 महीने के लिए हमें वीवियर मिला हुआ चाबार पोर्ट के लिए यूएस से, बट कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर है उसके बीच में ये कहीं ना कहीं डिलेमा है कि क्या ये आगे सैंक्शंस लगने वाले हैं यूएस की तरफ से। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़ा असर पड़ा है। वैसे ही आपका जो अस्त्रा रेल लिंक है वेस्टर्न पार्ट में, जो कि कनेक्ट करता है आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर के साथ, तो कहते हैं वो पेंडिंग है। तो इस वजह से ईस्टर्न पार्ट में अभी भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है ट्रेड के लिए। देन ट्रेड अभी भी बहुत ज्यादा स्टेगनेंट है बिकॉज यूएस के सैंक्शंस की वजह से। तो दो बिलियन डॉलर के आसपास हम इनके साथ ट्रेड कर रहे हैं राइस, टी, ऑर्गेनिक केमिकल के अंदर, बट पोटेंशियल है कि 10 से 15 बिलियन डॉलर की हमारी ट्रेड हो सकती है। तो कहा जाता है कि भैया देखो, एक रीजनल इंस्टेबिलिटी के कारण भी वेस्ट एशिया में जो प्रॉब्लम चलती रहती है, इसके कारण भी आपस में रिलेशंस थोड़े प्रॉब्लमैटिक रहते हैं। खासकर इसराइल और इंडिया के बीच में रिलेशन काफी क्लोज हैं। अब इंडिया और ईरान के रिलेशन उतने मजबूत नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई अब क्या कर सकते हैं हम और क्या हमारे को यहाँ से बेनिफिट मिल सकते हैं। तो कहते हैं अगर हम यहाँ पे ईरान के साथ अपने रिलेशन अच्छे करते हैं, तो पहली चीज तो ये है कि हमारे लिए एक बाईपास है जहां पर हम सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कर सकते हैं और पाकिस्तान के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को आप कनेक्ट कर सकते हो पाकिस्तान को बाईपास करके, एंड ग्वादर पोर्ट के ऊपर भी कंटिन्यूस नजर रख सकोगे। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर जो है, ये 30% सस्ता है और 40% ज्यादा तेज है एज कंपेयर टू स्विस कनाल, अगर आपको यूरोप और रशिया से कनेक्ट करना है तो। मोर ओवर, इंडिया की एनर्जी डिमांड इंक्रीज हो रही है, एंड कहीं ना कहीं हम एक लाइक माइंडेड पार्टनर को ढूंढते रहते। रशिया एक है, वेनेजुला से भी हम ट्रेड करते थे, ईरान से भी करते थे, बट यूएस सैंक्शंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम रही है। तो कहीं ना कहीं अगर यूएस के सैंक्शन हटते हैं तो हमारे लिए वो भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। करेक्ट। सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो है हमारी, इसमें चाबार पोर्ट को सेंट्रल माना गया, एंड मोर ओवर अभी इंडिया के 10,000 से ज्यादा जो नेशनल्स हैं वो ईरान में रहते हैं। यस, दैट कैन ऑल्सो प्रोवाइड अस लाइक एम्पावर अस विद अ सॉफ्ट पावर। तो ये चीज आप याद रखिए। कहते हैं अब गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, तो 2024 में हमने 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि भाई ये जो आपका शहीद बेइज्जती टर्मिनल है, इसको हम ऑपरेट करेंगे। मोर ओवर फाइनेंशियल कमिटमेंट में 120 मिलियन हम पोर्ट इक्विपमेंट्स के लिए देंगे, 250 मिलियन क्रेडिट विंडो प्रोवाइड करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड ब्रिक्स और एससीओ में हम हैंड इन हैंड एक दूसरे के साथ मिलकर रिलेशंस को और मजबूत कर रहे हैं। कहा जाता है कि भी देखो ये सब अभी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप ऐसे एरियाज में फोकस करो जहाँ पे यूएस के सैंक्शंस नहीं है, जैसे फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग, आईटी सर्विसेज, आप इसमें एक्सपैंड कर सकते हो। अब स्विफ्ट जो इंटर आप कह सकते हो कंट्रीज ट्रेड के लिए आपका प्रोग्राम यूज किया जाता है, यानी प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है, उसको लेके कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो आप क्या कर सकते हो, लोकल करेंसी में सेटलमेंट करने के ऊपर फोकस करो। तो रुपी और रेल में आपको यहाँ पर ट्रेड करनी होगी, एंड ट्रायलेटरल डिप्लोमेसी के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। जैसे आप वापस से जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है जैसे उज्बेकिस्तान, ऐसी कंट्रीज के साथ, लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ आप वापस से यहाँ पे डिस्कशंस और अपनी डिप्लोमेसी स्टार्ट कीजिए। ये इसके ऊपर 2017 का एक पीवाईक्यू है, आप इसको अटेम्प्ट करिए। मीनवाइल अगले टॉपिक पे चलते हैं हम, अलकनंदा। अब रिसेंटली क्या हुआ, नासा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप आपका L2 पॉइंट पे है, जैसे ये अर्थ है, ये मान लीजिए सन है। तो
L1 जो है अर्थ और सन के बीच में इसके 1/10 डिस्टेंस पे होगा, यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे। ठीक है जी। ऐसे ही L2 जो है ये 1.5 मिलियन किलोमीटर पीछे की तरफ है। तो यहां पे हमने इस जेम्स वेब को रखा है जो कि इंफ्रारेड में पूरे आउटर स्पेस को स्कैन करता है। अब जब ये स्कैन करता है तो ये हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है, और ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में इसने बताया, दैट इज अलकनंदा गैलेक्सी। तो कहते हैं कि भाई आज से कई साल पहले, आपकी 4 बिलियन साल पहले आपकी बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था, तो उसके लगभग 1.5 बिलियन ईयर बाद आपकी ये गैलेक्सी अलकनंदा फॉर्म हुई थी। ये कुछ ऐसे ही जैसे आप घर पे चक्री चलाते हैं ना दिवाली पे, तो वैसे ही शेप की बनती है, जैसे ये चक्री है और इसके आसपास ऐसे कुछ आपकी तरंगे निकल रही हैं। तो यहाँ पे आपके स्टार फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे भी दो गैलेक्सीज मतलब जो ये दो आपके तरंगे हैं ये आपस में इंटरेक्ट करेंगी, तो वहां पे आपको बहुत सारी गैलेक्सीज देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें लाइक आप ये कह सकते हो कि सॉरी सोलर सिस्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो कहते हैं कि भाई ये जो स्पाइरल गैलेक्सी होती है ये आपकी थोड़ी सेंटर से मोटी होती है, एंड बाकी एरियाज की बात करें तो कुछ इस तरह की आपकी यहां से आर्म्स निकल रही होती है। तो ये चीज आपको यहां पे देखने को मिलती है। बाकी इसमें मैंने आपको बता ही दिया, L2 पॉइंट पे रखा गया है। एरियन रॉकेट के साथ दिसंबर 2021 में से लॉन्च किया गया था। इंफ्रारेड नियर एंड मिड में ये ऑपरेट करता है, और इसमें गोल्ड प्लेटेड बेरिलियम को यूज किया जाता है ताकि आप इसकी लाइक एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पे वर्किंग को इजीली मेंटेन कर सके। तो इसके ऊपर 2023 में एक आपका क्वेश्चन आया था, आप उसको भी देख सकते हैं। मोर ओवर मेन्स में भी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप 2022 के इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल, दैट इज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है टॉपिक, बिकॉज अगर हम बात करें, ये जो आपके रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं ये हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट के अंदर यूज किए जाते हैं। जैसे न्यूडियम है, चाइना इसे 90-95% प्रोड्यूस करता है, एंड विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हार्ड ड्राइव, स्पीकर्स, इन सब में इसका यूज होता है। देन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले की बात की जाए तो इसमें जो एलईडी बनती है इसमें भी कई सारे आपके ऐसे कुछ जैसे लेनिन लैंथेनियम और ऐसे कई आपके मिनरल्स यूज होते हैं जो कि रेयर अर्थ मिनरल की कैटेगरी में ही आते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी, यानी ई व्हीकल्स के अंदर आपके कई जगह पे जो कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं ऑटोमोबाइल्स में, उसमें बैटरीज में, जैसे आपके कई जगह, ये सभी जगह पर ये आपके केमिकल्स जो रेयर अर्थ मिनरल्स है इन्हीं का यूज किया जाता है। एंड ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग के अंदर जो आप कैटलिस्ट यूज करते हैं सीरियम, ये भी आपका एक रेयर अर्थ मिनरल की कैटेगरी में ही आता है। देन डिफेंस में भी इसका, जैसे नाइट विजन गॉगल्स हो, प्रिसिजन गाइडेंस सिस्टम हो, रडार हो, एमआरआई हो या मशीन हो, तो इनमें डिफेंस और मेडिकल सिस्टम्स में भी इसका भर भर के इस्तेमाल रहता है। कहते कि इन टोटल ये 17 है। 17 में इनके नाम अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, बट नॉट सो इंपॉर्टेंट। अब इसमें यह कहा जाता है कि भाई जो आपके केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काफी स्ट्रांग रहती है, तो ये एक परमानेंट मैग्नेट के लिए काफी कारगर साबित हो सकती है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, फॉस्फोरस फॉस्फोरस जो प्रॉपर्टी है ये काफी अच्छी है, तो ये शार्प स्टेबल कलर प्रोड्यूस करते हैं। लेजर, फाइबर ऑप्टिक्स, डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर इस वजह से इनका यूज काफी अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। देन यहाँ पे इनका जो प्रोसेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रिंजेंट है। देखिए इन्हें रेयर अर्थ मिनरल इसलिए नहीं कहा जाता कि ये बहुत कम मिलते हैं, मिलते हैं ठीक ठाक क्वांटिटी में, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये ओर की फॉर्म में नहीं मिलते। और क्या होता है, जहां पे एक ही जगह पे आपको हाई कंसंट्रेशन देखने को मिले। अब इनकी कंसंट्रेशन स्कैटर्ड होती है, तो इस वजह से इनको रिफाइन करना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले आपको बेनिफिकेशन करनी पड़ती है, जहां पे फिजिकली इन्हें सेपरेट करेंगे, फिर केमिकल क्रैकिंग जहां पर एसिड और बेसिस का यूज किया जाता है, फिर वहां से लीचिंग होती है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की जाती है। अब प्रॉब्लम यहां पे ये आता है कि इसमें थोरियम एंड यूरेनियम जैसे कई आपके रेडियो एक्टिव मिनरल्स मिलते हैं, जिनको टाइमली ठीक से डिस्पोज ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहते हैं कि 91% इनकी रिफाइनिंग जो है अभी भी चाइना में होती है, और इंडिया इसी डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है। एंड इसमें हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ये फोकस कर रहे हैं कि आने वाले समय में
हम रेयर अर्थ मिनरल्स की जो माइनिंग है वो इंडिया में कर सकें। तो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957 के अंडर ये रेगुलेट होता है एंड ये क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में आता है। ऐसे मिनरल्स जो आपके बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं, और इसमें 15 जो है वो लेंथेनाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा कुछ दो आपके अलग कैटेगरीज में भी आते हैं। अब इंडिया में हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन 2025 लॉन्च किया था, जिसमें सप्लाई चेन की ऊपर हमारा फोकस है। 34,000 करोड़ इसमें हम खर्च करने वाले। ऐसे ही इंसेंटिव स्कीम भी हम लेके आए थे, जहां पे हम रेयर अर्थ जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स है इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसकी प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मोर ओवर जो आपके लाइक जो माइंस एंड मिनरल एक्ट है, इसके अंदर भी हमने लिथियम, नियोबियम, टाइटेनियम, ऐसे कई मिनरल्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को हम प्रमोट कर सकें। काबिल है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, तो ये एक ज्वाइंट वेंचर है आपकी नाल्को, एचसीएल एंड बाकी और सारी कंपनीज का। तो इसमें हम ओवरसीज एसेट्स के ऊपर फोकस करें कि कैसे उन्हें एक्वायर किया जा सके एंड इंडिया को कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के अंदर बूस्ट कर सकें हम। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके ऊपर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा।